हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को फर्स्ट एड ट्रेनिंग के बारे में बताने वाला हूं, जो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को पता होना चाहिए। एटलीस्ट फैमिली मेम्बर्स को तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि आजकल हर घर में किसी न किसी को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग का ज़रूरत पड़ सकता है। क्योंकि हम लोग जो है हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं करते हैं। कोई ऑयली आइटम खा रहा है, कोई समोसा खा रहा है, तो ये एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो क्या है, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, हार्ट अटैक के केसेस आजकल कॉमन है हमारे घर में। इंडियन फैमिलीज़ में तो ये कॉमन हो गया है, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सब। और भी बहुत सारे सर्कमस्टेंसेज हैं जो आपको मिलेंगे, जिसकी वजह से फर्स्ट एड का ट्रेनिंग तो आप लोगों को लेना चाहिए। जैसे आपको किसी को स्नेक ने काट लिया, मधुमक्खी ने डंक मार दिया, किसी का हाथ कट गया है, कोई हाइट से गिर गया तो फ्रैक्चर हो गया है, किसी को चोकिंग के बारे में नहीं पता है तो चोकिंग का नॉलेज होना चाहिए। बर्न के केसेस आपको मिलेंगे बहुत सारे, चाहे वो फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री बर्न। ये जब तक आपको पता नहीं होगा तो आप लोग कैसे करिएगा। तो इसीलिए ये फर्स्ट एड ट्रेनिंग में मैं आपको ये सब चीज़ का नॉलेज दूंगा। कैसे आपको फर्स्ट एड देना है बर्न के केसेस में। वो केमिकल बर्न हो सकता है, इलेक्ट्रिकल बर्न हो सकता है, नॉर्मल बर्न भी हो सकता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब तक कि हम लोग डॉक्टर से नहीं कंसल्ट कर रहे हैं, मिल पा रहे हैं, इस बीच में हम लोग क्या करना है मैं वही बताऊँगा। क्योंकि फर्स्ट एड इन केस ऑफ इमरजेंसी ही का मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग डॉक्टर नहीं हैं। बट इस बीच में जो लाइफ सेविंग कर सकते हैं, मतलब प्रोसेस को फॉलो करके, तो वो हम लोग करेंगे इस ट्रेनिंग के थ्रू। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो को आप पूरा देखिए, बस हाफ में देख के नहीं जाइए। क्योंकि एटलीस्ट आपके घर मेंबर को तो फर्स्ट एड के बारे में पता हो जाता है, तो उस वक्त हमें क्या करना है, क्या फर्स्ट एड लेना है, मतलब कैसे उस फ्रैक्चर को बैंडेड करना है। ये इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। विक्टिम का कोई हाइट से या किसी वजह से हाथ या पैर फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसे कैसे हमें फर्स्ट एड देना है। इसके लिए मैंने एक वीडियो डाला है, जो मैंने सीमेंस में जो ट्रेनिंग हुआ था, वो वीडियो आपको दिखाऊंगा, आप देखिएगा। उसी में मैंने स्प्लिंट यूज़ किया गया है। स्प्लिंट बोले तो एक लकड़ी का मटेरियल है। जब आप कोई चीज़ को फ्रैक्चर हो जाता है तो उसे सपोर्ट देने के लिए लकड़ी दोनों साइड से लगा के हम लोग मतलब उसे बैंडेज करते हैं। तो वो आपको अभी देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। तो प्लीज़ यहाँ पे टूटा है। ऑलवेज क्या करना है, हड्डी हम लोगों के ये ऊपर वाले पोर्शन में, नीचे वाले पोर्शन में बांधना है। ये यहाँ पे फील करोगे तो ये हड्डी हम लोगों को फील होगा। तो ये नीचे वाले पोर्शन में बांधना है। क्यों? क्योंकि जो हड्डी है वो नीचे मतलब वो हो जा सकता है, झूल जा सकता है हड्डी, है ना। तो इसीलिए इसको सपोर्ट देने के लिए हमें एकदम टाइटली हमें वो नहीं सोचना है कि अरे इसमें तो इसको दर्द होना चाहिए, बट ये सपोर्ट रहना चाहिए। ठीक है। अब क्यों ऐसे किया हमने, क्यों ऐसे किया है? क्योंकि हाथ यहाँ पे सेट रहेगा एकदम, ठीक है। ये नीचे नहीं रहेगा। मेक श्योर कि हम हाथ हमेशा ऐसे रखे, ऐसे नहीं रखे, ऐसे ऐसे ये सब नहीं करना है, ऐसे ही रखना है। बिकॉज यहाँ पे एकदम हाथ सेट रहेगा। और हम लोग का हाथ का हम कितना टाइम ऐसे खुद से ही ऐसे करके रख सकते हैं ना, इसीलिए हम लोग ऐसे बांधते हैं। क्योंकि ये जो है, ये हम लोग का जो हाथ का प्रेशर है, हम लोग इसके ऊपर रख सकते हैं प्रेशर देके, एंड ये नॉर्मल है। अब ऐसे बांध के लेके जाओ डॉक्टर के पास में। डॉक्टर जो सब प्लास्टर करेंगे, प्लास्टर करके वो सब पैड्स देके वो लोग सेट कर देंगे पूरा। क्लियर? हाथ कैसे बांधना है, अगर टूट गया, गिर गया हाथ, तो इन दैट केस हमें एक नॉर्मल बैंडेज बांधने का आइडिया हो गया ना। अब देखिए, ऐसे लकड़ी का टुकड़ा ही बांधना है, इसको छोड़ के और कुछ नहीं है हमारे पास। ये मोटी वाला कपड़ा यहाँ पे दिया है, ये खून से पूरा एकदम भर गया है। नेक्स्ट कपड़ा दूसरा वाला
फेंक देना नहीं, क्यों फेंकना है? सबसे पहले तो मैडम यहाँ बाल हट गया उठाए। है। सबसे पहले वहाँ बाल उठाए। चलिए बाल अगर नहीं भी काटोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर काट देते हो तो अच्छा है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि बालों में अटक गया, उससे और ज़्यादा वो वाला पोर्शन क्लीन नहीं हुआ, तो उस टाइम पे अगर ब्लीडिंग स्टॉप करना है, बाल काटने बैठोगे तो ब्लीडिंग होता रहेगा, बाल आप काटोगे तो बहुत लेट हो जाता है ना। हमें वो कपड़ा नहीं फेंकना है। क्यों नहीं फेंकना है वो कपड़ा? बिकॉज यहाँ पे ब्लड कोआगुलेशन हुआ है, यहाँ पे ब्लड थोड़ा होना मतलब जो फ्लो है वो फ्लो होना बंद हो गया है। इसके ऊपर हम दूसरा कपड़ा देंगे, डायरेक्ट प्रेशर इसमें अप्लाई होगा तो वो सही रहेगा। अब हम लोग इस कपड़े को ऐसे फेंक दिया, ठीक है, ऐसे हम लोगों ने फेंका, इसमें कुछ फ्रिक्शन हुआ तो अभी इसमें ऐसा चांसेस है कि उस फ्रिक्शन की वजह से हमारा जो यहाँ पे ब्लड है ना कि वो फिर से फ्लो मतलब निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जो जितना भी डैमेज कंट्रोल हुआ था वो फिर से वैसा डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए हमें वो सब अपना खुद का नहीं लगाना है। इस कपड़े के ऊपर दूसरा वाला कपड़ा लगाएंगे, फिर वो भर गया तो फिर तीसरा वाला कपड़ा लगाएंगे, बट पीछे वाला जो है नहीं फेंकेंगे हम लोग। क्लियर? ओके, तो फटा तो है, हम बैंडेज कैसे करेंगे? बैंडेज ऐसे करेंगे, डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई किया, फिर इसके ऊपर हम लोग कवर कर देंगे, बिकॉज ये वाला पोर्शन सेफ रहेगा, जैसे मैंने कवर दिखाया ना। ये तो हो गया एक। अभी ये ऐसे ऐसे फोल्ड कर लिया एक ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, सामने से ऐसे लेंगे, लेके पीछे से कान के पीछे से, कान कवर नहीं रहना चाहिए, पीछे से हमने एक क्रॉस किया करके सामने लेके आए एंड इसको बांध दिया ऐसे इसके ऊपर, और पीछे वाला जो है वो अंदर ऐसे लेगा। इससे क्या होगा, यहाँ पे ही क्यों बांधना है? ये जैसे मैंने बोला डायरेक्ट प्रेशर, यहाँ पे बांधने से क्या होगा, ये यहाँ पे डायरेक्ट प्रेशर होगा तो उस प्रेशर में हम लोग का ब्लीडिंग जो है बंद हो जाएगा। और ये वाला पोर्शन जो है इसको कवर क्यों कर देना है ऐसे करके, कुछ भी धूल मिट्टी डस्ट ये जगह में आके लग गया, फिर और ज्यादा इन्फेक्शन फैल गया, तो इन दैट केस हमें पूरा कवर कर लेना। क्लियर? ओके, ऐसा नहीं है, किसी भी कपड़े को लेके आप फोल्ड कर लो, अच्छे से फोल्ड कर लीजिए। मिडिल सेक्शन से 2 सेक्शन हो गया इसका, फिर सेंटर ना, ये वाला जो है इसको ऐसे एक बनाएंगे। जो हम लोगों ने देखा है, जो राजस्थान में जो सब लोग ऐसे मटका लेके सर में लेके जाते रहते हैं, वैसा ही ये वही चीज है। तो इसको क्या करेंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, इसका जो है ना, इसका ये चीज यहाँ पे अटका भी मतलब एकदम स्टिच रहेगा। आपको ऑब्वियसली पकड़ के रखना होगा, ऐसे तो रखने से निकल जाएगा। और ये जो चाकू है ना, उसका हिलना भी बंद हो जाएगा। इसका जो होल है ये अकॉर्डिंग टू दैट, मतलब जितना वो चीज़ है उसके, अगर इतना मोटा हो गया तो आप इतना छोटा करोगे तो नहीं होगा, तो उस हिसाब से आपको ये चीज़ बनाना होगा। तो इससे क्या होगा, आप इसमें प्रेशर दे के रखोगे, यहाँ से जो भी खून वगैरह निकल रहा है वो नॉर्मल मतलब वो खून निकलना भी बंद हो जाएगा। प्लस अब ये चीज़ है ये हिलेगा भी नहीं। अगर ये ज़्यादा नहीं हिलेगा देन क्या होगा, टिश्यू का डैमेज ज़्यादा नहीं होगा, ब्लड का फ्लो जो बाहर आ रहा है ब्लड, वो ब्लड बाहर आना थोड़ा बंद हो जाएगा। क्लियर हुआ? टॉपिक हमारा CPR है, जिसमें हम लोग क्या है, इसमें एक रूल फॉलो करते हैं CAB, सर्कुलेशन, एयरवे एंड ब्रीथिंग। इसमें 3 चीज़ हम लोग देखेंगे। ब्लड सर्कुलेशन हम लोग कहाँ से देखते हैं,
ब्लड सर्कुलेशन हम लोग यहाँ से देखते हैं, गर्दन के जो विंड पाइप के नीचे, इसको कैरोटाइड बोलते हैं, कैरोटाइड पल्स, यहीं से हम लोग चेक करेंगे ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। फिर हम लोग को ब्रीथिंग भी चेक करना है। ब्रीथिंग चेक करने के लिए क्या है, चेस्ट आप देखिए, चेस्ट कंप्रेशन हो रहा है कि नहीं, ऊपर नीचे आपको पता चल जाएगा। ब्रीथिंग नाक से भी देख सकते हैं, यहाँ पे अपना नाक के पास कान लाइए, थोड़ा सुनिए कि आवाज़ आ रहा है कि नहीं, 2 फिंगर को रखिए, पता चल जाएगा कि ब्रीथिंग है कि नहीं। फिर एयरवे चेक करना है। एयरवे चेक करने के लिए चिन को थोड़ा उठाना है, पहले बॉडी को 90 डिग्री पे सुला देंगे और फिर चिन को उठा के मुंह को उठा के थोड़ा चेक करना है कि एयरवेज मतलब क्लियर है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ हमें चेक करना है। अगर उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, तो हम CPR देंगे। CPR देने का क्या है, मतलब 30 चेस्ट कंप्रेशन देंगे, फिर 2 ब्रेथ, और 2 ब्रेथ का जो ड्यूरेशन रहेगा 5-5 सेकेंड पर देंगे, मतलब 30 बार हम लोग उसको प्रेस करेंगे चेस्ट को, और उसके बाद एक ब्रेथ देंगे, और उसके बाद 5 सेकेंड बाद फिर ब्रेथ देंगे, 2 ब्रेथ के बाद फिर 30 टाइम्स वी हैव टू प्रेस द चेस्ट। इस तरह करते रहना है जब तक कि हार्ट जो है अपने नॉर्मल रिदम में नहीं आता है। इसी को CPR बोलते हैं। मैं काम करती हूँ, जो मेरा डोमिनेंट हैंड है, सपोज मेरा डोमिनेंट हैंड राइट हैंड है, वही राइट हैंड हम लोग यूज करेंगे, इंटरलॉक करेंगे, इंटरलॉक करके कंप्रेशन और रेस्क्यू ब्रीथिंग करेंगे, ठीक है। कंप्रेशन भी करके दिखाऊं मैं, करके दिखाना, कंप्रेशन और रेस्क्यू ब्रीथिंग करेंगे, ठीक है, क्लियर, करके दिखाएंगे। 30:2 कंप्रेशन होना चाहिए, ठीक है। इसके बीच में अगर मन हुआ 8 करने के बाद मैं थक गई हूँ, अब नहीं करूँगी, छोड़ देती हूँ, ये तो वैसे ही लेटा हुआ है, मरने दो इसको, है ना, वैसा नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। पोजीशन जो होना है ऐसे ही पोजीशन होना है, शोल्डर्स स्ट्रेट रहना चाहिए, हैंड स्ट्रेट रहना चाहिए, हैंड इंटरलॉक किया, हील ऑफ द हैंड यूज होना है बस। हम विक्टिम के ऊपर ऐसे कंप्रेशन नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे भी नहीं करेंगे, ठीक है। पोजीशन, अगर हैंड पोजीशन यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, नहीं करेंगे, यहाँ पे मन हुआ कर लिया, नहीं करेंगे। क्वेश्चन है, जिस विक्टिम का पेसमेकर है बिठाया हुआ, क्या उस विक्टिम के ऊपर कर सकते हैं CPR? क्यों नहीं करेंगे? पेसमेकर कहाँ पे रहता है? यहाँ पे रहता है, ठीक है। उधर भी होता है, मतलब जो पोजीशन है दाहिना ऊपर पोजीशन में बिठाया जाता है, ठीक है। तो हार्ट कहाँ पे है? यहाँ पे है। पेसमेकर क्या करता है, रिदम क्रिएट करता है ना, ताकि हार्ट को बीट करे। तो अगर स्टॉप हुआ है, इन दैट केस हम कर सकते हैं CPR, किसी भी विक्टिम के ऊपर कर सकते हैं। हैंड पोजीशन ये हो गया, नाउ CPR। पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पोजीशन में अपना हील ऑफ द हैंड रखेंगे, जस्ट लाइक दिस, हील ऑफ द हैंड रखा एंड स्टार्ट कंप्रेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 कंप्लीट। पिंच नोज ऊपर किया, 1 सेकंड के लिए ब्रीथ दिया, रुका। क्यों रुकना है? खुद भी मैं थक जाती हूँ, इसीलिए 1 सेकंड के लिए रुकना है। फिर ब्रीथ दिया, देने के बाद चेक किया, पास चेक किया, नोज चेक किया, नहीं मिला, करेंगे, चेक किया, नहीं मिला, करेंगे, 5 बार कंटिन्यूअस करेंगे। साइकिल कंप्लीट हुआ, रेस्ट लेंगे, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट रेस्ट लेंगे, फिर से करेंगे। अब बहुत सारे, जैसे कि आप लोग हो, मैं विक्टिम यहाँ पे गिरा है, मैं अकेले ही कर रही हूँ, ऐसा तो नहीं है, अब सब मिलके करेंगे, तब हम लोग कर सकते हैं। बट अकेले हूँ तो मैं कोशिश करूंगी कि पूरा 5 साइकिल मेरा कंप्लीट हो जाए। क्लियर? कोई डाउट है किसी को? अगर मैं राइट हैंडेड हूँ तो मैं विक्टिम के राइट साइड में CPR करूंगी, अगर मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ तो मैं विक्टिम के लेफ्ट साइड में जाके CPR करूंगी। CPR करने के लिए डोमिनेंट हैंड है, हील ऑफ द हैंड यूज होगा, ये हैंड, दूसरा हैंड इंटरलॉक्ड। 30:2
टाइम कंप्रेशन देना है। पोजीशन मैंने बताया ये मतलब ये हो गया पोजीशन, ठीक है। तो इसके लिए इस पोजीशन में बैठना है, अपना जो शोल्डर है एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, अपना जो हैंड्स है स्ट्रेट रहना चाहिए, एल्बोज जो है वो भी स्ट्रेट होना चाहिए। नाउ heel of the hand, start compression 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 compressions complete। now nose head को tilt किया, nose को pinch किया 1 सेकंड के लिए, फिर से मैंने 1 सेकंड के लिए वेट किया, फिर से किया, ठीक। अब लीव। नाउ फिर से हम लोग ऐसे साइकिल्स में कंप्रेशन करते रहेंगे। क्लियर? कैसे करते हैं? इन केस ऑफ एडल्ट, जो हम लोग एडल्ट है, सीपीआर में 12 साल 12 इयर्स के ऊपर सब लोगों को एडल्ट माना जाता है। इन केस ऑफ एडल्ट हम लोग दोनों हैंड यूज करेंगे, दोनों हैंड, हील ऑफ द हैंड यूज करना है, दोनों हैंड यूज करना है। जो ये जो डेप्थ है इंच जितना होगा 2 इंचेस होगा। 30:2 कंप्रेशन है। इन केस ऑफ चिल्ड्रन 12 साल के जो नीचे हैं उन लोगों के लिए जो हम लोग करेंगे, एक हैंड यूज करेंगे, हील ऑफ 1 हैंड यूज करेंगे एंड कंप्रेशन 30:2 होगा। इंच जो है वो 2 इंच ही रहेगा। इन केस ऑफ इन्फेंट, बच्चा अगर 1 साल के नीचे है अप टिल 1 ईयर, इन दैट केस हम लोग हैंड्स यूज नहीं करेंगे, हम लोग दोनों फिंगर्स यूज करेंगे, इससे कंप्रेशन करेंगे। 30:2 ही कंप्रेशन होगा एंड डेप्थ 1.5 इंच, मतलब 1.5 इंच होगा। ये 3 सेक्शन के एज ग्रुप के लिए अलग अलग होता है। नाउ अब ये क्वेश्चन आएगा कि ये तो डमी है, इसमें तो 2 इंच क्या 5 इंच तक दब जाएगा, है ना। ह्यूमन बॉडी में क्या 2 इंच तक दबेगा? नहीं दबता है, नहीं दबता है। इन दैट केस आप रिड्यूस कर लो, 1.5 इंच कर लो ह्यूमन बॉडी के लिए फॉर एडल्ट एंड फॉर चिल्ड्रन, मतलब एकदम छोटे इन्फेंट्स के लिए आप उसको 0.5 से 1 इंच तक कर लीजिए। बिकॉज ऐसा ना हो कि मैम बोल के गई 2 इंच, अब 2 इंच दबा देता हो तो उनका डिकेज टूट के हार्ट ही पूरा हाथ अंदर घुस जाए, है ना। ऐसे केसेस नहीं होना चाहिए। सब लोगों ने देख लिया, किसी को कोई डाउट है? इसमें एक और चीज है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। वो चीज क्या है? टीवी में हम लोगों ने सबने देखा है ना कि जब हीरो मर जाता है ऐसे शॉक देते हैं और वो उठ जाता है। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर वही चीज है, मशीन होता है एक, उसमें पैड्स होते हैं, वो पैड्स हम यहाँ पे और यहाँ पे प्रेस लगाते हैं और उसको मशीन को ऑन करते हैं। वो अलग है, जल रहा है। अब पैड्स लगाएंगे, मशीन को ऑन करेंगे, वो शॉक देंगे। हम सीपीआर कर रहे हैं प्लस उसके साथ शॉक मशीन डिलीवर कर रहे हैं, तो क्या होगा कि विक्टिम जो है उनको फिर से और ज़्यादा रिवाइव होने की चांसेस ज़्यादा है। बट ये जो ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है ना, ये चीज़, इसको यूज़ करने से पहले मेक श्योर, बिकॉज हम लोग करंट यूज़ कर रहे हैं, मेक श्योर जो विक्टिम जिनके ऊपर हम लोग कर रहे हैं उनके बॉडी में कोई भी पानी पसीना नहीं होना चाहिए। बिकॉज साइलेंट वाटर जो होता है करंट, लेकिन उससे बहुत अच्छा पास होता है। मेटलिक चीज़ें नहीं होना चाहिए, वो सब आप रिमूव कर दीजिए। अगर मतलब चेस्ट में बहुत बाल है वो भी उसमें किट रहता है, उससे आप हटा दीजिए। अगर रहेगा बाल तो जो पैड्स है वो अच्छे से वहाँ पे नहीं बैठेगा। ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमें ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर करना है। जब आप लोग के यहाँ पे हेड डिफिब्रिलेटर नहीं है ना, जब हम लोग ये यूज़ करते हैं ना, तो ऐसा नहीं, तब उस टाइम पे जो रिदम रहता है, हम लोग सपोज कंप्रेशन दे रहे तो रिदम तो 30:2 ही है, बट इन केसेस वहाँ पे जो मशीन बोलेगा वही हमें करना पड़ेगा। हम 16 टाइम कंप्रेस कर रहे हैं और मशीन ने बोला कि आप हट जाओ, हम अभी शॉक डिलीवर करेंगे, तो हमें उसी टाइम पे उसको छोड़ना पड़ेगा, वरना वो अगर शॉक डिलीवर करेंगे तो शॉक हमें भी डिलीवर हो जाएगा। क्लियर? ये चीज क्लियर हुआ ना? बस उसका कुछ भी नहीं है, उसका सारे मशीन के अंदर सब
सब कुछ दिया रहता है, सारे इंस्ट्रक्शंस दिया रहता है, बस आपको ऑन करना है और वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, बस वो सब आपको टॉपिक बता है चोकिंग। चोकिंग में क्या होता है कि जैसे हम लोग कभी खाते हैं कुछ खाना, हड्डी फंस गया, ये जो होता है ऑब्जेक्ट जो हमारे विंड पाइप में फंस जाता है, इस वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो चोकिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, चेस्ट और स्टमक के बीच में एक थ्रस्ट देते हैं अपने हैंड से। पहले बंदा को झुका देते हैं और फिर वो थ्रस्ट देते हैं और उसे बोलते हैं खांसने के लिए, कफिंग। एट दैट टाइम क्या होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है, जो रुकावट बना हुआ था सांस लेने में, वो निकल जाएगा मुंह के थ्रू। तो इसी को चोकिंग बोलते हैं। इसका भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जो हमें ट्रेनिंग के दौरान मिला था, सीमेंट्स का ही तो ट्रेनिंग हुआ था, तो आप देखिए वो वीडियो। हाथ का ऐसे ट्विस्ट बनाना, इसको यहाँ पे दूसरे हाथों से पकड़ लिया, अब नीचे हो जाइए, झुक जाइए। अब विक्टिम को हमारा एक लेग जो है, इनके पैर थोड़ा स्ट्रेट कीजिए, हाँ थोड़ा पैर स्ट्रेट कीजिए, हाँ एक लेग हमें विक्टिम का, ताकि हमें ग्रिप मिले। हमने लिया, नाउ विक्टिम को बोलना है जोर से खांसी है, और हमें क्या करना है, इनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट करना है, इनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट। आप नीचे झुक जाइए, खांसी है, खांसी है, क्या हुआ आपको? कुछ हुआ, कुछ फीलिंग हुआ आपको? बोलो बोलो बोलो। क्या हुआ? ऐसा फीलिंग आया कि कुछ बाहर निकलेगा। इनवर्ड अपवर्ड मूवमेंट करना है, मतलब ये पेट लेके इनवर्ड, ये अपवर्ड, इनवर्ड अपवर्ड। जब हम लोग इनवर्ड अपवर्ड मूवमेंट करेंगे, यहाँ पे डायफ्राम है, उसमें प्रेशर आएगा, ये जाके ऊपर प्रेशर देगा, ऊपर जब प्रेशर आएगा वो मतलब जो उसमें जो विंग है, वो विंग के प्रेशर में वो चीज बाहर आएगा। तब तक करना है ये, जब तक वो चीज बाहर नहीं आ जाता है, तब तक हमें करना है कंटिन्यूअस। क्लियर? और किसी को वो करना है, मैं दिखा सकती हूँ वो चीज, क्योंकि ऐसे तो बैठे किसी को समझ में ही नहीं आया कैसे करना है। ये नाभि है, नाभि के 2 उंगली ऊपर, ये वाले पोजीशन में हाथ का एक फिस्ट बनाइए, अपना लेग्स बीच में, दूसरे हाथों से इसको टाइटली पकड़िए, आप नीचे झुक जाइए और विक्टिम को बोलना है कि खांसी है। अंदर से ऐसा लग रहा है निकलेगा। अब आप एक साथ दो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बर्न। बर्न का क्या है, एक हो गया क्लास, नॉर्मल क्लास में हम बोल सकते हैं फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास, 3 तरह के क्लासेस के बर्न होते हैं। और जो ये तो हो गया नॉर्मल बर्न, और फिर इलेक्ट्रिकल बर्न हो गया अलग, केमिकल बर्न हो गया अलग, उसके बारे में बाद में बात करता हूँ। तो सबसे पहले आपको बर्न का पहचानने आना चाहिए कि जो जला है विक्टिम वो फर्स्ट क्लास बर्न है कि सेकेंड क्लास बर्न है कि वो। तो फर्स्ट क्लास में क्या होगा, फर्स्ट क्लास में क्या होगा कि आपका स्किन जो है डैमेज नहीं होगा, वो पूरा मतलब जलेगा, मतलब वो इट विल नॉट बी ए डैमेज। आपका स्किन का कलर रेड हो जाएगा, थोड़ा ड्राई रहेगा और आपको पेनफुल होगा और हल्का स्वेलिंग होगा। तो ये फर्स्ट क्लास बर्न को पहचानने का तरीका है। फर्स्ट क्लास बर्न वाले विक्टिम के साथ हमें मतलब क्या क्या चीज़ नहीं भी करना चाहिए वाइल फर्स्ट एड में, तो ये जानना भी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो हैं हमारे गांव के ये लोग क्या करते हैं, कोई क्रीम लगा दिए, बटर लगा दिए, एक्सेट्रा लगा देते हैं। जब देखते हैं बर्न, वो लोग ना ही फर्स्ट क्लास है सेकेंड क्लास वो नहीं समझते हैं और वो लगा देते हैं। तो फर्स्ट क्लास बर्न में तो सबसे पहले हम लोग कोई क्रीम या बटर नहीं लगाना है, कोल्ड वाटर नहीं यूज़ करना है, नॉर्मल वाटर जो है आपका जो है उसे यूज़ करेंगे। एक क्लॉथ लेंगे, उसे वेट करेंगे उस नॉर्मल वाटर से और उससे कवर कर देंगे एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स। तो इससे थोड़ा क्या है आराम मिलेगा और रिकवर करने में थोड़ा आसानी होगा। बट कोल्ड वाटर नहीं यूज़ करना है। कोल्ड वाटर क्या है, आप यूज़ करिएगा तो आराम लगेगा बट आगे चल के एडिशनल डैमेज करेगा आपके। नेक्स्ट जो है हमारा है सेकेंड डिग्री बर्न। सेकेंड डिग्री बर्न को कैसे पहचानेंगे? सेकेंड डिग्री बर्न जिसको विक्टिम को होगा उसके बॉडी में वो जो स्किन है वो उसका रेड हो जाएगा, प्लस इसका जो स्किन जो है सोलन जो है होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। इसमें ब्लिस्टर फॉर्म होगा। ब्लिस्टर बोले तो आप कभी देखते होंगे, कभी आपका किसी का हाथ जल जाता है तो एक फोका बोलते हैं, जो इसमें लिक्विड टाइप का फूला हुआ टाइप में निकल जाता है, तो वो उस टाइप से उसमें फ्लूइड जमा रहेगा।
तो उसे कभी हमें फोड़ना भी नहीं है, क्योंकि वो लिक्विड एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो ये सेकेंड डिग्री बर्न में आपको दिखेगा। सेकेंड डिग्री बर्न में क्या होगा, आपका जो स्किन है रेड कलर का हो जाएगा और प्लस उसमें स्वोलन होगा और ब्लिस्टर फॉर्म होगा। ब्लिस्टर फॉर्म मतलब वही जो लिक्विड आपका एक बबल टाइप का बन जाएगा वहाँ पे। तो उसे फोड़ना भी नहीं है, अपने से वो फूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वो एक तरह से एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा आपके बॉडी में। सेकेंड डिग्री बर्न का भी जो फर्स्ट एड है सेम है जैसे फर्स्ट क्लास का जो फर्स्ट एड था। उसमें भी बेसिकली हम लोग नॉर्मल वाटर यूज़ करेंगे। एक क्लॉथ लेना है, नॉर्मल वाटर में डिप करके उसे गार के उसे जो बर्न एरिया है उस पर कवर करना है एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स। और अगर जहाँ पे जो एरिया बर्न हुआ है वहाँ पे अगर कोई ज्वेलरी है, क्लॉथ है, तो उसे हटा देना है और उसे ज़्यादा कुछ मतलब उसमें कुछ किसी तरह का फ्रिक्शन या कुछ उससे टच वच ज़्यादा नहीं करना है ताकि उसे परेशानी हो। तीसरा जो है हमारा थर्ड क्लास बर्न। थर्ड क्लास बर्न में जो विक्टिम का जो स्किन है वो डैमेज हो जाएगा। अभी तक फर्स्ट और सेकंड क्लास में क्या था, स्किन जो है वो डैमेज नहीं हो रहा था, वो क्या था, रेडिश हो जा रहा था, स्वेलन हो रहा था एक तरह से। बट इसमें क्या है, आपका स्किन डैमेज हो जाएगा, कलर जो है ब्लैक हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ड स्किन। और एक होता है वाइटिश टाइप का भी स्किन हो जाएगा। तो ये पहचानने का तरीका है आपका। अगर थर्ड क्लास का बर्न कोई पेशेंट हुआ है या कोई विक्टिम हुआ है तो आप उसके उस पार्ट को देखिए। अगर उसका स्किन का जो कलर है ब्लैकिश टाइप का है, बर्न हो गया है, ब्लैक टाइप का है, तो ये थर्ड क्लास में ही आएगा। और कभी कभी क्या है, वाइटिश टाइप का भी हो जाएगा, वाइटिश लेदरी टाइप का, तो आप पहचान सकते हैं। थर्ड क्लास जो बर्न है इसमें क्या है, पेशेंट को क्या है, शॉक भी लग सकता है। सिम्टम क्या है शॉक का भी। हमारा इलेक्ट्रिकल बर्न है। इलेक्ट्रिकल बर्न में क्या होता है, विक्टिम का जो बॉडी है वो इलेक्ट्रिसिटी के हीट के थ्रू वो जलेगा या बर्न हो जाएगा। तो इस केसेस में क्या है, केसेस माइनर भी हो सकता है और सीवियर भी हो सकता है। माइनर केसेस में क्या है, आपको हल्का सा कहीं पे जल गया, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आपको शॉक लगेगा। बट मेजर केसेस में क्या है, जब आपको बिजली के थ्रू अगर शॉक लगा है या कोई बर्न हुआ है तो उसमें ज़्यादातर आदमी अनकॉन्शियस हो जाते हैं और बेहोश भी हो जाते हैं। तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, उस टाइम हमें CAB रूल के थ्रू उसे चेक करना है। CAB बोले तो सर्कुलेशन, एयरवे एंड ब्रेथ। मतलब हमें 3 चीज़ देखना है, सर्कुलेशन देखना है, उसका ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है कि नहीं, एयरवे देखेंगे, उसका ब्रेथ देखेंगे। अगर नहीं चल रहा है तो हमें उसे CPR देना है। CPR देना है और उसे 2-2 मिनट पे करते रहना है रिपीट, जब तक कि उसका हार्ट जो है नॉर्मल रिदम में ना आ जाए। टॉपिक है शॉक। शॉक क्या है, शॉक एक कंडीशन है जिसमें विक्टिम का क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वाइटल ऑर्गन तक नहीं पहुंचता है। मतलब कोई भी जो एक बाधा है जो ऑक्सीजन को, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर नहीं पहुंचने दे रहा है तो उससे वजह से क्या है, विक्टिम क्या शॉक में चला जाएगा। शॉक के साइन और सिम्टम्स क्या हैं, जो सदमा लगता है किसी इंसान को तो वो एक साइन और सिम्टम्स को छोड़ता है। उसके जो उस विक्टिम का जो कंडीशन क्या होगा, उससे क्या होगा, उसका एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाएगा, उसको थ्रस्ट फील होगा, मतलब उसको प्यास लगेगी, उसे वॉमिटिंग टाइप का फील होगा, उसका ब्रीथिंग तेज हो जाएगा, उसके जो स्किन का जो कलर पेल ब्लूइश टाइप हो जाएगा और डेजीनेस उसको फील होगा, उसका जो बॉडी है ठंडा पड़ने लगेगा। तो ये सब सिम्टम है शॉक का, सदमा लगेगा, वो बंदा बेहोश हो जाएगा, वो गिर जाएगा। तो गिर जाएगा तो उसमें भी पहले हमें पहचानना है कि उसे शॉक लगा है कि क्या है। तो वो कैसे पहचानेंगे, उसका पहले हम लोग ब्रीथिंग देखेंगे, ब्लड सर्कुलेशन देखेंगे, एयरवे देखेंगे। शॉक वाले बंदे का क्या है, सिर्फ उसका ब्लड सर्कुलेशन ही रुकेगा, मतलब उसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वाइटल ऑर्गन तक नहीं पहुंचेगा, मगर उसका ब्रीथिंग होगा। तो इस तरीके से हम लोग पहचान लेंगे और उसे CPR नहीं देना है क्योंकि उसका ब्रीथिंग ऑलरेडी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जिसको शॉक लगा है उसको सबसे पहले तो उसे लेटा देंगे और कोशिश करेंगे कोई गर्म कपड़ा से उसे, मतलब कोई ऊल से, मतलब चादर से उसे ढक देंगे, जिससे क्या उसका जो बॉडी है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको हो जाएगा। क्योंकि जब हमारा बॉडी जब शॉक में जाता है तो ठंडा पड़ने लग जाता है, तो इसीलिए उसे नॉर्मल बॉडी में मेंटेन करना है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में उसको मेंटेन करना है। और उसका जो लेग को है हमें 6 से 12 इंच उठा देना है। इससे उठाने से क्या होगा, लेग को उठाने से क्या है, जो हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंगल है, एक एंगल बन जाएगा, ऊपर से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारा वाइटल ऑर्गन तक चला जाएगा। और तब तक पकड़ के रखना जब तक कि वो होश में ना आ जाए। तो इसी तरीके से उसे हमें रिवाइव करना है। शॉक वाले विक्टिम को हमें क्या क्या चीज़ नहीं करना है उसमें, शॉक वाले विक्टिम को हमें क्या है, उसे कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं है।
मतलब कुछ भी वाटर या लिक्विड उसे कुछ नहीं देंगे। उसे क्या है, उसे स्वेटिंग भी होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसे क्लोथ से उसको नहीं ढकना है, क्योंकि जब जैसे शॉक लगेगा उसका जो बॉडी है ठंडा पड़ने लगेगा, इसीलिए हमें एक चादर से उसे ढकना है ताकि वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को एक्सेप्ट कर ले बॉडी। और जब तक वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है तब तक उसको ढक के रखना है, और उसका जो लेग को 6 से 12 इंच उसे उठा के रखना है, जिसकी वजह से उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल। टॉपिक है नोज़ ब्लीडिंग। नोज़ ब्लीडिंग में क्या होगा कि विक्टिम के नाक से क्या है, ब्लड निकलेगा। ब्लड निकलने का केसेस में क्या करना है हमें, अगर किसी के नाक से ब्लड निकल रहा है तो उस विक्टिम का फेस को सबसे पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर देना है। मतलब अगर इस तरह है तो फॉरवर्ड में करके जितना भी ब्लड है नाक से वो ड्रेन आउट हो जाना चाहिए। ड्रेन आउट हो गया तो फिर अपना थंब और फिंगर की मदद से अपने नोज़ को पिंच करना है, पिंच करके रखना है। 10 to 15 मिनट से पिंच करके रखेंगे और मुंह से सांस लेंगे। इस दौरान हमें कुछ भी बोलना नहीं है, नहीं कुछ खाना है एक्सेट्रा, कुछ भी नहीं करना है। इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे जब तक कि हमारा जो ब्लड है वो रुकता नहीं है। इन केस ब्लड जो है हमारा मतलब सांस लेने मतलब में अगर कुछ इशू हो रहा है ब्लड की वजह से, अगर वो विंड पाइप में जा रही है ब्लड, तो डॉक्टर से कंसल्ट। अगर किसी को स्नेक बाइट कर लेता है तो हमें डरना नहीं है। सबसे पहले तो सोप वाटर से उसे क्लीन कर लेना है। सोप वाटर से क्लीन करने के बाद अपने उस पार्ट को किसी तरह का चीर फाड़ नहीं करना है, काट के या खून चूसना एक्सेट्रा ये सब नहीं करना है। एक क्लोथ से उसे बांधना है और अपने उस पार्ट को, जैसे मान लीजिए अगर हाथ में काटा है तो हाथ को नीचे रखेंगे, नीचे की तरफ डाउनवर्ड रखना है। इससे क्या है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो हार्ट तक नहीं आएगा। अगर आप ऊपर रखते हैं तो क्या है, ब्लड सर्कुलेशन तुरंत में मतलब वो जहरीला ब्लड जो है फ्लो आपका यहाँ हार्ट तक आ सकता है और वो आपका जो ब्लड को थिन कर देगा उसका जो है। तो इसीलिए हमें कहा जाता है कि जो भी अंग में काटता है उसे डाउनवर्ड नीचे की तरह कर देना है, नीचे की तरह ही नीचे ही रखना है। मतलब हाथ में अगर सांप ने काट लिया है तो हाथ को डाउनवर्ड डायरेक्शन में करके यहाँ पे एक रस्सी बांध देंगे ताकि फ्लो जो है आगे नहीं आए, मगर ज़्यादा टाइटली नहीं बांधना है। तो इस तरह से हम लोग स्नेक बाइट में प्रिकॉशन लेंगे, मतलब फर्स्ट एड करेंगे। स्नेक बाइट में ज़्यादातर क्या है, लोग मतलब शॉक की वजह से मर जाते हैं, मतलब कि उसने सांप ने काट लिया है अब नहीं बच पाएंगे। वो फर्स्ट एड नहीं करते, झाल फूक वाले के पीछे चढ़ जाते हैं, सांप को जहर उतरवाना है ये एक्सेट्रा। तो आप लोग को ये सब नहीं करना है। अगर आपको कोई सांप काटता है तो आप प्लीज़ सबसे पहले तो सोप वाटर से उसे क्लीन करिए, कोशिश करिए उस बॉडी पार्ट को नीचे रखने का और कोई कपड़े से उसे बांधना है ताकि जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है, जो जहरीला ब्लड है, वो ऊपर हार्ट तक नहीं आना चाहिए। और इस बीच में जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाएँ और अपना कंसल्ट करें डॉक्टर के साथ, क्योंकि एंटीडोट लीजिएगा सही टाइम पे आप ठीक हो जाइएगा, बट झाल फूक के पीछे मत। हमें कोई मधुमक्खी या भिड़नी काट लेता है तो उस केस में क्या करना है, उस केस में भी हमें कुछ नहीं करना है, बस उसका डंक को निकालना है और उसे पानी से वॉश कर देना है सोप वाटर से, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। नथिंग वी हैव टू डू दैट आफ्टर दैट। और जैसे मंकी हो गया या और भी केसेस है, कुत्ता हो गया, ये काट लेते हैं तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, जाके एंटीडोट लेना है हॉस्पिटल में। आपको अगर बचाना है तो आपको फर्स्ट एड में सबसे पहले 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला तो हो गया रेस्क्यू ब्रीथिंग। रेस्क्यू ब्रीथिंग में बेसिकली हम लोग ऑक्सीजन देते हैं विक्टिम के थ्रू माउथ, जिससे वजह से ऑक्सीजन जो है लंग्स में जाता है उनके। ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा क्या है, चोकिंग भी आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, विक्टिम जब कुछ खा रहे हैं तो उनके ऑब्जेक्ट जो है उनके एयरवे या विंड पाइप में जाकर फंस जाता है। तो थ्रू चोकिंग हम लोग क्या है उसे निकालते हैं। चोकिंग में बेसिकली चेस्ट और स्टमक के बीच में हम लोग एक प्रेशर बनाते हैं थ्रू हैंड और उनको कोशिश मतलब उसके थ्रू वो माउथ से वो उसका निकल जाएगा। वो उसका डेमो मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो में आप देख सकते हैं। फिर थर्ड है चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन जो हम लोग CPR में यूज़ करते हैं, मतलब चेस्ट को जो दबाते हैं CPR, तो वो क्यों करते हैं? चेस्ट कंप्रेशन करने का मेन मकसद होता है कि जो हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो वाइटल ऑर्गन तक पहुंच जाए, ठीक है। फिर आता है एक इक्विपमेंट है AED जो हम लोग को रखना चाहिए, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर बोलते हैं। इसके थ्रू क्या है, विक्टिम को अगर कार्डियक अरेस्ट आया है कुछ भी, तो उस इक्विपमेंट में 2 पैड होता है जो चेस्ट पर लगा के मतलब हम लोग शॉक दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक, जिसकी वजह से जो हमारा जो हार्ट, उसका जो हार्ट है विक्टिम का, वो नॉर्मल रिदम पर काम करना स्टार्ट कर जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले तो ये 4 पॉइंट आप लोग दिमाग में रख लीजिए।